हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट की। देखिए, पॉक्सो एक्ट की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है इसका नाम। 2012 में ये पिक्चर में आया था। चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट होते हैं, बच्चों के अगेंस्ट जो यौन शोषण वाले मामले होते हैं, उन्हीं को डील करने के लिए, उसी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऐसे ऑफेंडर्स को पनिश करने के लिए पिक्चर में आया था। विक्टिम्स को इवन रिहैबिलिटेट करने वाले प्रोविजंस भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट की बात करें तो विक्टिम हमेशा जेंडर न्यूट्रल रहता है, यानी कि चाइल्ड की डेफिनेशन में गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड दोनों शामिल है। तो अगर एक लड़की की बात करें, बालिका की बात करें, तो उसके ऊपर अगर इस प्रकार का शोषण हो रहा है, यौन शोषण का मामला आ रहा है, तो उसे पॉक्सो एक्ट कवर कर रहा है। पर इसके अलावा अगर कोई लड़के के साथ भी ऐसा मामला हो रहा है तो उसे भी पॉक्सो एक्ट डील करता है। एक पर्टिकुलर सवाल जो है उसे उसका जवाब हमें अभी तक प्रॉपर्ली मिला नहीं था। डिफरेंट कोर्ट्स के जजमेंट्स आ रहे थे बट कुछ प्रॉपर्ली कंक्लूसिवली डिसाइड नहीं हुआ था, और वो ये था कि अक्यूज पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है। प्राइमरीली मैक्सिमम जो जजेस हैं, मैक्सिमम हाई कोर्ट्स के जजमेंट को आप देखोगे या कोर्ट्स के जजमेंट को जनरली देखोगे तो वहां पे एक आदमी को ही अक्यूज पर्सन की डेफिनेशन में रखा जाता है। लेकिन रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट आता है जहां पे इन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट ना सिर्फ विक्टिम के लिए जेंडर न्यूट्रल है बल्कि अक्यूज पर्सन के लिए भी जेंडर न्यूट्रल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई महिला भी कोई यौन शोषण का मामला किसी बच्चे के साथ करती है तो उसके ऊपर भी पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई किए जा सकते हैं। तो क्या है पूरा की पूरा केस, क्या इसकी डिटेल्स है, इसके बारे में बात करते हैं। केस का नाम है श्रीमती अर्चना पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और ये केस का नंबर है। केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये जो श्रीमती अर्चना पाटिल है ये पड़ोसी थी एक लड़के की जो कि तकरीबन 13 से 14 साल की उम्र का होगा और इनकी खुद की एज 52 ईयर्स की थी। इनका आना जाना था विक्टिम के घर पे। उनकी जो माताजी थी, जो विक्टिम की माताजी थी, उनके साथ में दोस्ती भी थी। और उसके बाद में शी ऑफर्स कि इस बच्चे को मैं आर्ट क्लासेस सिखाऊंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस ये ले सकता है, थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद में आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम पे शी ट्राइज टू फोर्स हरसेल्फ ऑन दैट चाइल्ड, और इसके अलावा मैनिपुलेट्स हिज बॉडी इन सच वेज जिससे कि एक पेनिट्रेशन हो सके। ये जो पूरा की पूरा मामला होता है 2020 में होता है, जिसके बाद में विक्टिम की फैमिली दुबई में शिफ्ट हो जाती है और नोटिस करते हैं कि जो लड़का है वो अब किसी से बात नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में है, अलग ही रिक्लूज में रहने लग गया है। लड़के से बात करने की कोशिश की तो लड़का कुछ बता नहीं रहा है। इसके बाद में लड़के को चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है जहां पे वो बताता है, मेंशन करता है कि जो मेरी नेबर थी आंटी, उन्होंने मेरे साथ में ये सारी चीजें की है। इसके बाद में अर्चना पाटिल जी के अगेंस्ट पॉक्सो के प्रोविजंस दायर किए जाते हैं, इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के अंदर इनको चार्ज किया जाता है। 4 इज योर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट एंड 6 इज अग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट। अर्चना पाटिल सारे के सारे चार्जेस को डिनाई करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे फ्रेम किया जा रहा है, मेरे अगेंस्ट सारी चीजों को फैब्रिकेट किया जा रहा है वगैरह। इसके अलावा अर्चना पाटिल के द्वारा एक और चीज बोली जाती है कि इवन अगर हम लोग मान लेते हैं कि इनके सारे के सारे फैक्ट सच हैं, पहले तो मैं डिनाई कर रही हूँ, सबसे पहले तो जो भी अक्यूज पर्सन है वो डिनाई करता है कि आई डोंट एक्सेप्ट एनी ऑफ इट। लेकिन अगर हम मान भी ले कि जो बातें बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो अगर हमारे बीच में कंसेंशुअल रिलेशनशिप है तो मैं कैसे आरोपी हो सकती हूँ। देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर चाइल्ड का कंसेंट है भी तो वो कंसेंट की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती है। इसके लिए आप सेक्शन 90 आईपीसी को जाके पढ़ सकते हो जहां पे कंसेंट को डिफाइन किया गया है। कंसेंट का मतलब होता है फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट का मतलब है फ्री फ्रॉम इंड्यूसमेंट, फ्री फ्रॉम फियर, ये सारी चीजें तो है ही। इसके अलावा कंसेंट देने के लिए एक पर्सन को साउंड माइंड का होना पड़ेगा और मेजर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे लड़के की उम्र जैसे कि मैंने कहा 13 से 14 साल की उम्र थी और महिला की उम्र 52 ईयर्स की एज है, तो यहाँ पे कंसेंट की वैल्यू रही नहीं। उसके बाद में महिला के द्वारा कहा गया कि अगर हम सेक्शन 3 अगर पॉक्सो का रेफर करते हैं जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन कर रहा है, तो वहां पे प्रोनाउन ही यूज किया गया है। ये है आपका सेक्शन नंबर 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट जहां पे डिफाइन किया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को। ये जो डेफिनेशन है आपकी रेप की डेफिनेशन जैसी है आईपीसी की, बीएनएस की। तो यहाँ पे कह रही है कि सारे के सारे वर्ड जो है ही मेंशन किए गए हैं, प्रोनाउंस जो है, तो मेरे ऊपर ये अप्लाई नहीं होना चाहिए और यहाँ पे केवल जो आरोपी है वो आदमी ही बन सकता है।
तो यहाँ पे जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, यहाँ पे ही वाला जो प्रोनाउन है उसके लिए सेक्शन 8 आईपीसी को रेफर करने के लिए कहती है। और यहाँ पे 8 में जेंडर मेंशन किया गया, प्रोनाउन ही एंड इट्स डेराइवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, इसको रेफर करके इंटरप्रेट किया जाता है कि आप केवल यहाँ पे ही मेंशन है इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते हो कि केवल आदमी ही आरोपी हो सकता है। यहाँ पे ही को हम लोग जेंडर न्यूट्रल की तरह कैटेगराइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और यहाँ पे आरोपी महिला एवं जो पुरुष है दोनों ही हो सकते हैं। तो इनकी सारी दलीलों को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया। सबसे पहले तो इन्होंने एकदम डिनाई किया था, ये चीजें मैंने नहीं करी है। उसके बाद में इन्होंने कंसेंट वाला दलील दिया, उसको भी नहीं माना क्योंकि कंसेंट एक माइनर पर्सन दे ही नहीं सकता है। आपको मैं बता दूं कि पॉक्सो के काफी सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पे लड़का और लड़की आसपास की उम्र के होते हैं, जैसे कि लड़की जो है 16 साल की है, लड़का जो है 19 साल का है, लड़का 18 साल का है। इस प्रकार के केसेस में यूजुअली जुडिशियल डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हुए लड़के को अक्विट कर लेती है, क्योंकि ये समझती है कि ये नव युवकों की रिलेशनशिप है और ये लोग मतलब नौजवान हैं और लड़का लड़की की एज ग्रुप में इतना डिफरेंस नहीं है, और हम यहाँ पे परपिट्रेटर वाला एलिमेंट नहीं देख रहे हैं लड़के में। और इस प्रकार के मामलों को डील करने के लिए पॉक्सो एक्ट पिक्चर में नहीं आया था। पॉक्सो एक्ट पिक्चर में आया था ऐसे लोगों को सजा सुनाने के लिए, ऐसे लोगों से बचाव प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को जो कि एक ऑफेंडर है सीरियस लेवल के, जो कि परपिट्रेटर है, जो कि अनसेफ लोग हैं बच्चों के लिए, ना कि ऐसी रिलेशनशिप जो कि यंग लोगों की रिलेशनशिप है। तो अगर यहाँ पे भी लड़की जो है 18-19 साल की होती है और लड़का 15 साल की उम्र का होता है, यानी कि एज गैप कम होता है, तो शायद जुडिशरी अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए लड़की के मामले में डिसमिसल कर लेती केस को, या फिर अक्विटल दे देती, जैसा भी होता है वो यूजुअली यंग रिलेशनशिप के केस में अक्सर जुडिशरी के द्वारा किया ही जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एज गैप इतना ज्यादा बड़ा है, जहां पे जैसे कि मैंने कहा महिला 52 ईयर्स की है, ये अपने आप में फेदोम करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वहां पे अगर एक केस को जाने दिया जाए तो ये तो फिर पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस को हम लोग रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे, जो पर्पस था उसको फुलफिल कर ही नहीं रहे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे अगर आप ही देख भी रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको सेक्शन 8 आईपीसी के साथ में ही को अंडरस्टैंड करना है, जो कि जेंडर न्यूट्रल बना देता है ही को, या ऐसा कोई भी प्रोनाउन को। तो यहाँ पे कोर्ट ने पास किया ऑर्डर और इनके अगेंस्ट ही सजा सुनाई। अब इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ और पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया गया कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। सबसे पहले तो कोर्ट के द्वारा हाईलाइट किया गया कि ये स्टीरियोटाइप की लड़कों के साथ में ऐसी चीजें नहीं होती, आदमियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता। ये अपने आप में ऐसी बात हो गई कि यू मस्ट बी लिविंग अंडर अ रॉक इफ यू डोंट नो अबाउट इट। तो ऐसे विक्टिम्स जो सेक्सुअल असॉल्ट के होते हैं वो लड़के भी होते हैं, आदमी भी होते हैं। दूसरी चीज ये कहना कि महिला हमेशा सेक्सुअल एक्ट में पैसिव होती है, ये बात अपने आप में बहुत ही आर्काइक है, पौराणिक सी बात आप बता रहे हैं कि महिला का कोई योगदान होता है नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स में। और ये जो चीज है इनकी इस महिला के वकील के द्वारा भी बोली गई थी कि अगर हम बायोलॉजिकली बात करें, फिजियोलॉजिकली बात करें, तो महिला का रोल केवल पैसिव रहता है। तो कोर्ट ने इस चीज को भी नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि देखिए, स्टेट ऑफ शॉक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। काफी बार एक आदमी का शायद कंट्रोल ना रहे अपने बायोलॉजी पर या फिजियोलॉजी पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिमाग में एक स्टेट ऑफ शॉक या फिर डिप्रेशन नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें बताई गई कि इवन अगर हम लोग ये मान भी ले कि जो सेक्सुअल एक्ट हुआ है उसमें लड़के का पार्टिसिपेशन उस तरीके से बायोलॉजिकली है, लेकिन द गाय इज जस्ट 13-14, व्हाट डज ही नो अबाउट लाइफ और व्हाट डज ही नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, हाउ डज ही अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो उसका जो स्टेट ऑफ शॉक है या उसका डिप्रेशन फील करना, ये सब चीजें आम बात होगी, ये सब चीजें होना पॉसिबल है। यहाँ पे विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के और डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया इस जजमेंट में, जहाँ पे देखा कि हम हर जेंडर को यहाँ पे कैटर कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट में। स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें प्रॉपर तरीके से पॉक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। जरूरी है कि हम इन्हें कन्फ्रंट भी करें, इन इश्यूज को हाईलाइट भी करें और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके पॉक्सो के विक्टिम्स के लिए। यहाँ पे साइकोलॉजिकल शॉक और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के डिफरेंस को भी बताया गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बॉय की या फिर मैन की बायोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी की बात करें तो वो अपने आप में एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, पर उसको साइकोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इस एक्ट से, वो अपने आप में एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है और इसे सेपरेट रखना इंपॉर्टेंट है पॉक्सो के मामले को डील करने के लिए। इस चीज को हाईलाइट किया गया कि साइकोलॉजिकल शॉक मैनिफेस्ट व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ट्रॉमा लीडिंग टू कंफ्यूजन, इमोशनल नमनेस, एंग्जाइटी, जैसा कि इस बच्चे के साथ इस पर्टिकुलर केस के बाद में हो रहा था, इवन आफ्टर ही शिफ्टेड टू अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन नंबर 3 पिक्चर में आता है, जो कि डिफाइन करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, और इसके अलावा 4 इसकी पनिशमेंट देता है। महिला को सेक्शन 4 और 6 के अंदर पनिश किया गया। सेक्शन 8 आईपीसी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रोनाउन है ही, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 90 आईपीसी आपका कंसेंट को डिफाइन करता है और हमने इन सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल किया पूरी तरीके से केस को समझने के लिए।
तो कुल मिला के जस्ट ये होता है कि पॉक्सो हर तरीके से जेंडर न्यूट्रल है, फिर चाहे हम विक्टिम की बात करें चाहे अक्यूज पर्सन की बात करें। अगर हम लोग बात करते हैं, फिर भी एक पॉइंट और रह जाता है कि अगर हम लोग सेक्शन 3 में जाएं तो यहाँ पे यूजुअली बताया गया है कि एक ऐसा पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है जो कि पेनिट्रेट कर रहा है हिज पीनस, तो ये जो चीज है एक महिला के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती है। ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी नॉट बीइंग पीनस इनटू द वजाइना यूरेथ्रा एनस ऑफ अ चाइल्ड, ये महिला पे अप्लाई हो सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट एक चाइल्ड के एनस में इंसर्ट करना। या फिर अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यू आर मैनिपुलेटिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, तो ये पर्टिकुलर केस के अंदर क्लॉज नंबर सी के हिसाब से इसको सेक्शन नंबर 4 में पनिश किया गया था। बट नेवरदलेस महिला के ऊपर क्लॉज बी और सी दोनों अप्लाई किए जा सकता है पनिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है पूरा के पूरा मामला। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है? आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट एक पहला हाईकोर्ट इस तरीके से बना है, पहला कोर्ट बना है जिसने इस प्रकार का जजमेंट दिया है। ऐसा नहीं कि पॉक्सो एक्ट में पहले महिला को पनिश नहीं किया गया, लेकिन इस प्रकार से कैटेगराइजेशन या इस तरीके से सब्सटैंशिएट करना पूरी चीज को पहले किसी भी जजमेंट में नहीं किया गया, इसी वजह से हिस्टोरिकल जजमेंट बन जाता है। थैंक यू सो मच।